Hello everyone, this is Sucheta, Assistant Professor of Commerce from Government College Narnold. Today we will talk about transmission of shares. Transmission of shares. Transmission of share is meant the passing of right to deal with shares from one person to another person by act or operation of law. Means अंशों के हस्तांकन का मीनिंग है कि किसी भी कानून के कार्यशील होने के कारण एक व्यक्ति के पास जो शेयर्स हैं उन शेयर्स का दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण कर दिया जाता है और एक व्यक्ति के पास शेयर के संबंध में जो अधिकार हैं वह दूसरे व्यक्ति को अधिकार ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर एक ऐसी प्रोसेस है जो ऑपरेशन ऑफ लॉ यानी कानून के कार्यशील होने पर एक कंपनी में रजिस्टर्ड शेयर्स जो डिसीज पर्सन यानी मृतक व्यक्ति के नाम है या फिर एक कंपनी में रजिस्टर्ड शेयर्स जो एक इंसॉल्वेंट पर्सन के नाम है, दिवालिया व्यक्ति के नाम है, उन शेयर्स की रजिस्ट्री उनके लीगल हेयर्स यानी कानूनी रूप से उत्तराधिकारी के नाम कर दी जाती है और ऐसा एक कंपनी के द्वारा ऑन प्रूफ ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी एज द केस में भी कि आप एक व्यक्ति की डेथ का प्रूफ एक लीगल हेयर से प्राप्त करने के बाद या फिर उसकी इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर होने के बाद ही उस व्यक्ति के नाम जो शेयर्स हैं वह उसके लीगल हेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसे हम ट्रांसमिशन ऑफ शेयर कहते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर कब किया जाएगा? जब एक मेंबर की रजिस्टर्ड मेंबर की डेथ हो जाएगी या फिर कोर्ट के द्वारा किसी भी पर्सन को जब दिवालिया घोषित कर दिया जाता है या पागल घोषित कर दिया जाता है, उस केस में ही आप उनके नाम रजिस्टर्ड शेयर्स का ट्रांसमिशन जो है उनके लीगल हेयर को करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के संबंध में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक कंपनी के सभी तरह के प्रोविजंस दिए गए हैं, प्रावधान दिए गए हैं और उन्हीं प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही ट्रांसमिशन शेयर्स का किया जाता है। लेकिन एक कंपनी के द्वारा अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस तरह की किसी भी तरह के प्रोविज़न नहीं दिए गए तो उस केस में हमें टेबल ए के रूल 25 टू 28 को फॉलो करते हुए शेयर का ट्रांसमिशन करना होगा। इसके साथ साथ शेयर के ट्रांसमिशन के केस में हमें एक व्यक्ति के शेयर्स जब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी कानूनी रूप से उत्तराधिकारी को ट्रांसफ़र करने के केस में ट्रांसमिशन ऑफ शेयर किया जाएगा तो उस केस में एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपना एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव होने का प्रमाण देगा और एक व्यक्ति से यह प्रमाण लिए बिना एक कंपनी शेयर्स का ट्रांसमिशन नहीं कर सकती। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के कंसर्न में एक फेमस केस जो कि इंडियन केमिकल लिमिटेड वर्सेस उड़ीसा गवर्नमेंट का है, जिस केस में एक मयूरभंज नाम का एक किंग था और इस किंग के नाम 7500 शेयर्स थे और इन शेयर्स का एक राजा के पास फ्रीडम से पहले अधिकार था और जैसे ही आफ्टर फ्रीडम ये शेयर्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कानून के कार्यशील होने के कारण उड़ीसा गवर्नमेंट के हिस्से में आए तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने इस किंग को कानून के कार्यशील होने के कारण यह शेयर्स उड़ीसा गवर्नमेंट के नाम करने का दावा किया और उस किंग के द्वारा एक ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट तैयार किया गया और उस ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट के अंतर्गत उस किंग के द्वारा वह शेयर्स ट्रांसमिट कर दिए गए उड़ीसा गवर्नमेंट को। लेकिन जिस कंपनी के यह शेयर्स थे उस कंपनी के डायरेक्टर्स ने इन शेयर्स की रजिस्ट्री उड़ीसा गवर्नमेंट के नाम करने से मना कर दिया। उनका यह मानना था कि जब तक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि ट्रांसफरर हैं यह शेयर्स ट्रांसफरी यानी उड़ीसा गवर्नमेंट के नाम करने के लिए ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करते, जैसा कि शेयर ट्रांसफ़र के केस में किया जाता है कि ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट पर ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों के साइन होते हैं। तो एक कंपनी के डायरेक्टर का यह मानना था कि यह शेयर्स की रजिस्ट्री हम उड़ीसा गवर्नमेंट के नाम नहीं करेंगे
और यह ट्रांसफ़र नहीं है। तो कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि शेयर ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन में डिफरेंस होता है। शेयर ट्रांसफ़र के केस में ट्रांसफरर की विलिंगनेस जरूरी होती है, और अगर एक हस्तांतरणकर्ता इच्छुक है तभी उन शेयर्स का ट्रांसफरी को किया जाएगा। लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर के केस में यह सब कार्य कानून के कार्यशील होने पर होता है, और कानून के कार्यशील होने के कारण बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ यह शेयर्स उड़ीसा गवर्नमेंट के नाम ट्रांसमिट हुए हैं, और इन शेयर्स की रजिस्ट्री जो है कंपनी के द्वारा अवश्य की जाए। तो कोर्ट के इस डिसीजन के बाद इन शेयर्स को उड़ीसा गवर्नमेंट के नाम रजिस्टर्ड किया गया। तो इस तरह से ट्रांसमिशन ऑफ शेयर की ऑल ओवर प्रोसेस जो है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है, कानून के कार्यशील होने के संबंध में है, और कानून के कार्यशील होने पर किसी भी व्यक्ति के शेयर्स जो कि मतलब डिसीज्ड व्यक्ति है, मृतक व्यक्ति है, या इंसॉल्वेंट पर्सन है, या फिर अदर किसी भी तरह का केस है, तो थ्रू ऑपरेशन ऑफ लॉ यह शेयर्स जो है ऑटोमेटिकली दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो यह शेयर का जो है ट्रांसमिशन माना जाएगा, ना कि इसे हम शेयर ट्रांसफ़र मानेंगे। तो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर की ऑल ओवर प्रोसेस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होती है। मेन प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, इसमें हम शेयर को ट्रांसमिट करते समय किन प्रावधानों को ध्यान में रखेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। जिसमें फर्स्ट वन प्रोविज़न है पर्सन एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ट्रांसमिशन, कि ऐसे कौन से पर्सन हैं जो ट्रांसमिशन से रिलेटेड अप्लाई कर सकते हैं या अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। जैसे कि अगर हम ज्वाइंट शेयर होल्डिंग की बात करते हैं, तो ज्वाइंट शेयर होल्डिंग में अगर एक शेयर होल्डर जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो जो सर्वाइवर्स शेयर होल्डर्स होंगे, जो जीवित अंशधारी होंगे, उन्हें उस डिसीज्ड पर्सन के शेयर को ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। और यह ट्रांसमिशन तब किया जाएगा जब सर्वाइवर्स उस शेयर होल्डर का डेथ सर्टिफिकेट जो है वह सबमिट करेंगे। तो ज्वाइंट शेयर होल्डिंग के केस में डिसीज पर्सन के लीगल हेयर को शेयर ट्रांसमिशन ना होकर जो सर्वाइवर्स हैं उन्हें शेयर ट्रांसमिट किए जाते हैं। सेकेंड वन प्रोविज़न है कि शेयर ट्रांसफर डीड जो है नोट रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन, कि आपको शेयर को ट्रांसफ़र करते टाइम जो डीड है वह बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसका कारण क्या है कि जब भी आप शेयर ट्रांसफ़र करते हैं तो उस केस में शेयर ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो भी शर्तें हैं, जो भी कंडीशंस हैं, ट्रांसफरर की ट्रांसफरी के कंसर्न में जो राइट्स हैं, उसकी ड्यूटीज़ हैं, उस संबंध में यह डीड तैयार की जाती है। लेकिन शेयर का ट्रांसमिशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है, तो जो इस लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके द्वारा जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं वह सबमिट करने पर ही उस व्यक्ति को शेयर का ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो इस कंसर्न में शेयर ट्रांसफ़र डीड जो है वह बनाने की आवश्यकता नहीं रहती। थर्ड वन डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होंगे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग, जिसमें एक तो एप्लीकेशन लीगल रिप्रेजेंटेटिव को फिल करनी होगी और वह सबमिट करवानी होगी, और उस एप्लीकेशन के साथ जो एविडेंस उसे सबमिट करवाने हैं, जिसमें आप एक डिसीज पर्सन के डेथ सर्टिफिकेट को की सर्टिफाइड कॉपी उसके साथ अटैच करेंगे। आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सक्सेशन सर्टिफिकेट जो उत्तराधिकारी है उसके उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र की कॉपी लगाएंगे। प्रोबेट जो एक सर्टिफाइड विल होती है, जैसे एक पर्सन अपनी डेथ से पहले अपनी प्रॉपर्टी अपनी डेथ के बाद किस व्यक्ति के नाम करना चाहता है तो वह एक विल तैयार करता है, और जब यह विल एक कॉम्पिटेंट जुडिक्शन के अंतर्गत कोर्ट की सील से सर्टिफाइड की जाती है तो वह सर्टिफाइड कॉपी ऑफ विल को हम प्रोबेट कहते हैं। तो यह प्रोबेट भी जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एविडेंस के रूप में लगाएंगे। इसके साथ साथ जो सक्सेसर है, जो उत्तराधिकारी है, उसका जो सिग्नेचर है उसका स्पेसिमेन भी लगाया जाता है कॉपी की फॉर्म में। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपको शेयर ट्रांसमिशन फॉर्म के साथ अटैच करके सबमिट करने हैं। यह भी प्रोविज़न है। अनदर वन प्रोविज़न ये कहता है कि जो लाइबिलिटी रहेगी शेयर्स पर वह कंटिन्यू करेगी,
कि अगर वो शेयर का ट्रांसमिशन भी हो जाता है, तो जैसे मान लीजिए कि वह शेयर लीन पर हैं, तो वो अगर आपने किसी भी तरह के सम्स आपके ड्यूज़ हैं, कोई भी अमाउंट जो आपने पे करना है उसके रिगार्डिंग आपके शेयर को लीन पर रखा गया है, तो जब तक वह अमाउंट आपके द्वारा पे नहीं किया जाता तब तक जो है वह शेयर लीन पर रहते हैं। तो ऐसे शेयर जब आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसमिट हो जाएंगे या उसका ट्रांसमिशन हो जाएगा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो यह लीन एज इट इज उन शेयर्स पर कंटिन्यू करेगी। अनदर वन प्रोविजन इज पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन और स्टैंप ड्यूटी नॉट रिक्वायर्ड, कि आपको स्टैंप ड्यूटी शेयर ट्रांसमिशन के रिगार्डिंग रिक्वायर्ड नहीं होती। जब भी आप ट्रांसमिशन का केस देखते हैं तो जैसे पहले भी हमने कहा कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ शेयर ट्रांसमिशन होता है, तो इसके बदले में किसी तरह के कंसिडरेशन का हम एक्सचेंज नहीं करते, किसी तरह के कंसिडरेशन को हम पे नहीं करते। तो जब किसी भी लेन देन के संबंध में कंसिडरेशन पे नहीं किया जाता, तो इसलिए के लिए हमें स्टैंप ड्यूटी भी जो है उन शेयर्स के ट्रांसमिशन पर स्टैंप ड्यूटी की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। Next one provision for share transmission is time limit for issue of share certificate on transmission। जब भी शेयर ट्रांसमिशन किया जाएगा तो उसके अंतर्गत उन शेयर्स का शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के संबंध में समय सीमा कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 56 क्लोज 4 के अंतर्गत डिफाइन की गई है। इस प्रोविज़न के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी को, अगर वह कंपनी किसी भी अदर प्रोविज़न के अंतर्गत या कोर्ट के ऑर्डर के अंतर्गत या ट्रिब्यूनल या अदर अथॉरिटी के ऑर्डर के अंतर्गत यह समय सीमा प्रतिबंधित ना की जाए या बढ़ाई या कम ना की जाए, तो यह माना जाता है कि जैसे ही एक कंपनी के पास ट्रांसमिशन के रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन आती है, उस एप्लीकेशन के विद इन 30 डेज 30 दिन के अंतर्गत आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देना चाहिए। टाइम लिमिट फॉर रिफ्यूज़ल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसमिशन, कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 58 में यह डिफाइन किया गया है कि अगर शेयर ट्रांसमिशन का रजिस्ट्रेशन करने से एक कंपनी को रिफ्यूज़ करना है, मना करना है, तो उसकी क्या समय सीमा है। तो एक कंपनी के पास यह पावर है कि जैसे ही उसे शेयर ट्रांसमिशन का इंटीमेशन मिले कि उसे शेयर ट्रांसमिशन करना होगा, तो उस इंटीमेशन के 30 डेज के अंतर्गत ही एक कंपनी को अगर ट्रांसमिशन से मना करना है, तो 30 दिन के ही एक कंपनी को पावर दी जाती है कि वह शेयर ट्रांसमिशन के कंसर्न में रिफ्यूज़ल दे सके। टाइम लिमिट फॉर अपील अगेंस्ट रिफ्यूज़ल टू रजिस्टर्ड ट्रांसमिशन बाय प्राइवेट कंपनी, अगर एक प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड ट्रांसमिशन से मना करती है, मीन्स एक प्राइवेट कंपनी द्वारा शेयर ट्रांसमिशन को रजिस्टर करने से मना किया जाता है, तो उस केस में एक पर्सन के पास यह अधिकार रहता है कि इस रिफ्यूज़ल की वह अपील ट्रिब्यूनल के पास कर सकता है। तो इस कंसर्न में जो टाइम लिमिट रहेगी वह सेक्शन 58 की क्लोज 3 में डिफाइन की गई है कि एक पर्सन जिसने कंपनी को शेयर ट्रांसमिशन से रिलेटेड इंटीमेट किया या बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ शेयर ट्रांसमिशन होना एक पर्सन को डिसाइड किया गया, तो उस कंसर्न में ट्रिब्यूनल अगर एक कंपनी द्वारा उसका शेयर ट्रांसमिशन से मना कर दिया जाता है, तो वह पर्सन ट्रिब्यूनल के पास अपील कर सकता है। और यह अपील उस पर्सन के द्वारा जैसे ही कंपनी के द्वारा रिफ्यूज़ किया जाता है शेयर ट्रांसमिशन से, तो आप रिफ्यूज़ल के 30 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल के पास अपील कर सकते हैं। अगर एक कंपनी के द्वारा रिफ्यूज़ल का कोई नोटिस नहीं आया है उस पर्सन को और कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं आई है, तो उस कंसर्न में एक पर्सन द्वारा ट्रांसमिशन से रिलेटेड इंटीमेट की डेट के 60 डेज के अंतर्गत 30 दिन के अंतर्गत ट्रिब्यूनल के पास इस रिफ्यूज़ल के अगेंस्ट अपील डाली जा सकती है। टाइम लिमिट फॉर अपील अगेंस्ट रिफ्यूज़ल टू रजिस्टर ट्रांसमिशन बाय पब्लिक कंपनी, अगर एक पब्लिक कंपनी ने शेयर ट्रांसमिशन को रजिस्टर्ड करने से मना किया है,
तो एक पर्सन के पास सेक्शन 58 की क्लोज 4 के अंतर्गत जैसे ही रिफ्यूज़ल एक पब्लिक कंपनी द्वारा दिया जाएगा, उसके 60 दिन के अंतर्गत वह ट्रिब्यूनल के पास अपील कर सकता है इस रिफ्यूज़ल के अगेंस्ट। अगर किसी भी तरह का कोई इंटीमेशन एक कंपनी के द्वारा उस पर्सन को नहीं दिया गया कि उसे शेयर ट्रांसमिट नहीं होंगे, या फिर कोई अदर इंफॉर्मेशन कंपनी के द्वारा उस पर्सन के पास नहीं पहुंची है, तो जैसे ही ट्रांसमिशन के रिगार्डिंग इंटीमेट किया गया कंपनी को, उसके 90 डेज के अंतर्गत विद इन 90 डेज वह पर्सन ट्रिब्यूनल के पास इस रिफ्यूज़ल के अगेंस्ट अपील कर सकता है। लास्ट वन प्रोविज़न इज पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, कि जब भी आप शेयर ट्रांसमिशन से रिलेटेड एक कंपनी के द्वारा किसी भी तरह का कंपनी अगर डिफ़ॉल्टर पाई जाती है या प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर के केस में एक कंपनी के द्वारा नहीं किया जाता, तो कंपनी को इस केस में कम से कम 25,000 और मैक्सिमम 5 लाख तक का फाइन जो है वो बियर करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक कंपनी का एवरी ऑफिसर जो इस डिफ़ॉल्ट में पनिशेबल होगा, उसको कम से कम 10,000 रुपीज़ से कंपनी की हर एक ऑफिसर को जो कि डिफ़ॉल्टर है इस केस में पनिश किया जाएगा। और यह फाइन जो है 10,000 टू 1 लाख तक का हो सकता है, मैक्सिमम 1 लाख तक पर पर्सन एक्सटेंड कर सकता है अगर एक कंपनी के द्वारा यह डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू रहता है। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। शेयर ट्रांसफ़र एक वॉलेंट्री एक्ट है जो कि एक पार्टी द्वारा अपनी इच्छा से दूसरे पार्टी को शेयर ट्रांसफ़र के केस में किया जाता है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है, कानून के कार्यशील होने पर एक व्यक्ति के शेयर्स जो हैं उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफ़र होते हैं। शेयर ट्रांसफ़र अफेक्टेड बाय बोथ पार्टी रहता है कि दोनों पार्टीज ट्रांसफ़र और ट्रांसफरी के द्वारा इच्छा से शेयर के संबंध में लेन देन होना तय होता है, तभी हम शेयर का ट्रांसफ़र करते हैं। जबकि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर के केस में हमें देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति दिवालिया घोषित हो जाता है, या किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, या फिर डेथ के केस में या एक व्यक्ति के पागल घोषित हो जाने के केस में उसके लीगल हेयर को शेयर का ट्रांसमिशन करना होता है। तो यह ट्रांसमिशन तभी किया जाएगा जब हमें इंसॉल्वेंसी, डेथ, इनहेरिटेंस, पैतृक संपत्ति के रूप में, या फिर एक मेंबर के पागल घोषित होने के केस में ही हम शेयर का ट्रांसमिशन करेंगे। जब भी शेयर ट्रांसफ़र करने के केस में हम देखते हैं कि जो ट्रांसफ़रर और ट्रांसफरी दोनों के द्वारा इनिशिएटिव लिया जाता है कि एक शेयर ट्रांसफ़र करना चाहता है, दूसरा शेयर रिसीव करना चाहता है। जब दोनों पार्टी ही इसके लिए विलिंग है, दोनों पार्टी ही इसके लिए इनिशिएटिव ले रही हैं, तभी ये शेयर ट्रांसफ़र पॉसिबल है। लेकिन शेयर ट्रांसमिशन के केस में एक पर्सन की डेथ या इंसॉल्वेंसी या ल्यूनेंसी के केस में उसके लीगल हेयर या जो उनका रिसीवर होगा उसके द्वारा इनिशिएटिव लिया जाएगा। यह एप्लीकेशन ट्रांसमिशन से रिलेटेड कंपनी के पास सबमिट करवाया जाएगा, उसके बाद ही शेयर का ट्रांसमिशन उन लीगल हेयर्स या रिसीवर को होगा। शेयर ट्रांसफ़र में जब भी शेयर ट्रांसफ़र किए जाएंगे, एक कंसिडरेशन के बदले में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, एक पर्याप्त प्रतिफल के बदले में ट्रांसफ़रर ट्रांसफरी को अपने शेयर ट्रांसफ़र करेगा। जबकि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में किसी भी तरह का कंसिडरेशन पे नहीं किया जाता, किसी भी तरह का प्रतिफल नहीं दिया जाता एक पर्सन जो शेयर को प्राप्त करता है। शेयर ट्रांसफ़र के केस में हम ये देखते हैं कि एक वैलिड ट्रांसफ़र डीड की हमें आवश्यकता होती है। वैलिड ट्रांसफ़र डीड जिसमें एक सबसे पहले शेयर ट्रांसफ़र के केस में एक फॉर्म फाइल किया जाता है, और यह फॉर्म जो है इस पर ट्रांसफ़रर और ट्रांसफरी दोनों के सिग्नेचर होते हैं। और शेयर को एक्चुअल ट्रांसफ़र करने से पहले यह फॉर्म रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट करवाया जाता है, और कंपनी इन शेयर को ट्रांसफ़र करने की रजिस्ट्री तब तक नहीं कर सकती
जब तक ट्रांसफरर वह ट्रांसफरी एक रिटर्न और टिकट युक्त ये ट्रांसफ़र डीड जो है वह रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट ना करा दें, और जैसे ये ट्रांसफ़र डीड तैयार की जाती है, इस ट्रांसफ़र डीड पर ट्रांसफरी का नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन जो है मेंशन किया जाता है, और वैलिड ट्रांसफ़र डीड के सबमिट होने के बाद ही आप शेयर का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में हमें किसी भी तरह की ट्रांसफ़र डीड बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम बिना ट्रांसफ़र डीड के शेयर ट्रांसमिशन कर सकते हैं। इस कंसर्न में लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा डिसीज पार्टनर का डेथ सर्टिफिकेट या फिर जो सर्टिफाइड विल है उसकी कॉपी लीगल रिप्रेजेंटेटिव द्वारा सबमिट होने के बाद ही शेयर का ट्रांसमिशन हो जाता है। लाइबिलिटीज़ के केस में हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रांसफरर है, जैसे ही एक ट्रांसफरर से ट्रांसफरी को शेयर ट्रांसफ़र होते हैं, तो जो लाइबिलिटी है वह ट्रांसफरर की ही रहती है। वह लाइबिलिटी ट्रांसफरी को ट्रांसफ़र नहीं होती है। जबकि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर के केस में अगर एक शेयर किसी भी तरह की ओरिजिनल लाइबिलिटी के साथ है, तो वह लाइबिलिटी एज इट इज़ कंटिन्यू रहती है। जिसमें हमने लीन का केस किया कि अगर हमने किसी भी तरह का पैसा किसी एक कंपनी से उधार ले रखा है, कंपनी नहीं किसी भी अदर पर्सन से भी अगर हमने उधार ले रखा है, उसके बदले में हमने अपने शेयर्स लीन पर रखे हुए हैं, तो अगर वो उस पार्टनर की पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जैसे ही ट्रांसमिशन के अंतर्गत उन शेयर्स को लेगा, तो उन शेयर्स की लाइबिलिटी एज इट इज़ सस्टेन रहेगी। शेयर ट्रांसफ़र के केस में स्टैंप ड्यूटी पे करना आवश्यक होता है, जो कि शेयर की मार्केट वैल्यू के बेस पर पे की जाती है। जबकि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में किसी भी तरह का कंसिडरेशन पे नहीं किया जाता। डेट्स वाई किसी भी तरह की स्टैंप ड्यूटी भी पे करने की ट्रांसमिशन ऑफ शेयर केस में हमें आवश्यकता नहीं होती। आप स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन प्रोफॉर्मा देख रहे हैं। यह प्रोफॉर्मा ट्रांसमिशन ऑफ शेयर का है, जो एप्लीकेंट द्वारा फिल किया जाएगा। और जब भी यह प्रोफॉर्मा फिल किया जाता है, तो डिसीज्ड पर्सन के लीगल हेयर द्वारा फिल किया जाता है, जिसमें वह कंपनी के नाम यह एप्लीकेशन लिखता है। कंपनी सेक्रेटरी को एड्रेस करते हुए यह एप्लीकेशन लिखी जाएगी, जिसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ कंपनी लिखा जाएगा, और जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल हेयर है, वह अपनी फ़ोटोग्राफ भी इस एप्लीकेशन फॉर्म पर फिक्स करेगा। इसके साथ साथ वो मेंशन करेगा कंपनी सेक्रेटरी को एड्रेस करते हुए कि एज ए लीगल हेयर अपना नाम लिखेगा, जिसमें जो डिसीज पर्सन है उसका नाम मेंशन किया जाएगा कि डिसीज पर्सन के बिहाफ पर मैं एज ए लीगल हेयर उनके जो शेयर्स हैं वह रजिस्टर्ड मेंबर्स के शेयर्स लेने के लिए एग्री करता हूँ, और कंपनी के जो प्रोविज़न्स हैं, जिसमें मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के प्रोविज़न को फॉलो करते हुए एज ए रजिस्टर्ड मेंबर जो डिसीज पर्सन रहे हैं, उनके बिहाफ पर एज ए लीगल हेयर मैं शेयर लेने के लिए विलिंग हूँ। इसके साथ साथ जो शेयर्स हैं उनकी फुल डिस्क्रिप्शन मेंशन की जाएगी, फोलियो नंबर लिखा जाएगा, शेयर का सर्टिफिकेट नंबर मेंशन किया जाएगा, जिस भी तरह की वैल्यू के शेयर्स हैं, डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो मेंशन किए जाएंगे। डिसीज्ड शेयर होल्डर का फुल नेम मेंशन किया जाएगा, डिसीज्ड शेयर होल्डर की डेथ की डेट को मेंशन किया जाएगा। इसके साथ साथ वो मेंशन करेगा कि मैं एज ए नॉमिनी मींस कि डिसीज पर्सन नॉमिनेशन के अंतर्गत जिस भी व्यक्ति को अपने शेयर्स अपनी डेथ के बाद देना चाहता है, उसका नेम मेंशन करता है, तो वह एज ए नॉमिनी है एप्लीकेशन लिख रहा है। या लीगल हेयर की जब आप एज ए डिसीज पर्सन अपनी विल बनाते हैं, तो उसे अपनी एसेट्स का चार्ज किसे देना चाहते हैं, तो एज ए लीगल हेयर अगर एक पर्सन एप्लीकेशन सबमिट करा रहा है, तो वह लीगल हेयर पर टिक करेगा। सक्सेसर मींस कि जहाँ विल एब्सेंस हो, जहाँ किसी तरह की वसीयत
डिसीज पर्सन छोड़ के ना जाए, और जो हिंदू लॉ है उसके अंतर्गत जो उत्तराधिकारी माना जाता है उसी के अंतर्गत ये एप्लीकेशन फाइल करवाई जा सकती है। इसके साथ साथ एग्जीक्यूटर ऑफ विल या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द एस्टेट ऑफ डिसीज्ड भी यह एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, जिसमें एग्जीक्यूटर ऑफ विल और एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स कि आप जब भी एक सर्टिफाइड विल बनाते हैं जिसमें कोर्ट के अंतर्गत एक पर्सन की डेथ के बाद उसकी एस्टेट के लिए एग्जीक्यूटर जो पर्सन या एडमिनिस्ट्रेटर जो नियुक्त किया जाएगा, जिसका मेनली वर्क रहता है कि ये डिसीज पर्सन की एसेट को इवेलुएट करके उन एसेट को सेल करके उसकी लाइबिलिटी को पे करके पे करने के बाद जो बाकी जो एसेट्स लाइबिलिटी को पे करने के बाद बच जाती हैं तो वह उसका अधिकारी माना जाता है। तो वह एज ए एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द एस्टेट ऑफ डिसीज एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, तो वह इस पे टिक करेगा। इसके साथ साथ जो भी एप्लीकेंट्स हैं वह अपने कुछ पर्टिकुलर्स में मेंशन करेंगे अपने नेम के साथ एप्लीकेंट अपना एड्रेस, अपनी एज, उनका क्या रिलेशन था डिसीज पर्सन के साथ। तो ये एप्लीकेंट एक से ज़्यादा अगर हैं तो इस तरह से ये अलग अलग से एप्लीकेंट अपने नेम, एड्रेस, एज के साथ डिसीज पर्सन के साथ रिलेशन को मेंशन करेंगे। इसके साथ साथ एप्लीकेशन के लास्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं कि स्पेसिमेन सिग्नेचर होंगे जो पर्सन अप्लाई कर रहा है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर के लिए, तो वो स्पेसिमेन सिग्नेचर नीचे किए जाएंगे सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट में। तो इस तरह से आप ये एप्लीकेशन प्रोफॉर्मा कंप्लीट करने के बाद जो है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। एक पर्सन जिसे शेयर के ट्रांसमिशन के लिए अप्लाई करना है उन्हें फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे, जिसके लिए हमें यह देखना होगा कि जिन शेयर्स का ट्रांसमिशन वह व्यक्ति चाह रहा है वह शेयर्स किस फॉर्म में है। अगर वह शेयर्स डीमेट अकाउंट में है, डीमेटलाइज फॉर्म में है, तो सर्वाइवर को जिन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाने की ज़रूरत होगी, जिसमें फर्स्ट वन रहेगा कि ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट फॉर्म उसके द्वारा फाइल किया जाएगा, जिसमें यह शेयर उसके ट्रांसमिट होने चाहिए इसकी रिक्वेस्ट की फॉर्म में। इसके पर्टिकुलर को फिल करके वह TRF फॉर्म सबमिट करेगा। इसके साथ साथ जिस डिसीज पर्सन का वह लीगल हेयर है तो वह बेनिफिशियर ओनर का लीगल हेयर है, इसका क्लेम करने के लिए उसे एक 100 रुपीज़ का एफिडेविट जो है सबमिट करना होगा। जिस डिसीज पर्सन की डेथ के बाद एज ए लीगल हेयर वह ट्रांसमिशन ऑफ शेयर के लिए अप्लाई करना चाहता है, उस डिसीज पर्सन का डेथ सर्टिफिकेट नोटरी से साइन किया हुआ नोटराइज्ड कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करनी होगी। एक इंडेमनिटी डीड 500 रुपीज़ की जो डिपोजिटरी वह डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट वह लीगल हेयर के बीच एक इंडेमनिटी डीड तैयार किया जाएगा, जो कि एक ऐसा एग्रीमेंट होगा जो किसी भी इवेंट के अकर होने पर दोनों पार्टीज की सेफ्टी के लिए तैयार किया जाता है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लीगल हेयर के द्वारा सबमिट करवाना होगा। इसके साथ साथ कि फैमिली सेटलमेंट डीड जो शेयर का ट्रांसमिशन हो रहा है इससे रिलेटेड कंप्लीट फैमिली की जो एक फैमिली भी इन शर्तों को के लिए एग्री कर रही है, तो यह भी लीगल हेयर के द्वारा सबमिट करवाया जाएगा, जिसे हम फैमिली सेटलमेंट डीड कहते हैं, जिसमें फैमिली अपनी कंसेंट देगी कि जो पर्सन एज ए लीगल हेयर शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है उसे यह शेयर्स मिलने चाहिए। अगर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर की वैल्यू मोर देन 2 लाख है तो जो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स है उसे और डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट करवाने होंगे। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट इंसिस्ट करेगा कि आप इन डॉक्यूमेंट्स के साथ जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है, जो उत्तराधिकारी है, जो एज पर हिंदू लॉ एक पर्सन की डेथ के बाद उसकी एसेट्स का उत्तराधिकारी माना जाता है, तो जो पर्सन एज ए उत्तराधिकारी सक्सेशन सर्टिफिकेट है वह जमा करवाएगा। प्रोबेटेड विल, ऐसी विल जो हमने सर्टिफाई करवाई कोर्ट से, तो अगर वह विल है तो उस विल की कॉपी भी सबमिट होगी। और श्योरिटी फॉर्म जो ऐसे डिपोजिटरी व
डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और लीगल हेयर के बीच एक एग्रीमेंट जो साइन हुआ है, तो उसकी श्योरिटी जिस पर्सन द्वारा दी जाती है, तो उसका एक श्योरिटी फॉर्म भी ट्रांसमिशन ऑफ शेयर के अप्लाई करने के लिए आपको सबमिट करवाना होगा। अगर जो शेयर ट्रांसमिशन के अंतर्गत लीगल हेयर के पास जाने हैं वह फिजिकल फॉर्म में है, तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं सबमिट करवाने के लिए, इसमें TRF सेम है कि ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट फॉर्म तो फाइल करना ही है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। इसके साथ साथ डिसीज पर्सन के डेथ सर्टिफिकेट को की नोटराइज्ड कॉपी नोटरी से आपने साइन करवाने के बाद वह कॉपी सबमिट करनी है। ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट अगर फिजिकल फॉर्म में है तो ऐसे शेयर्स का शेयर सर्टिफिकेट डिसीज पर्सन के पास होगा, वह ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट सबमिट करवाना होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। इसी तरह से अगर किसी बिल के अंतर्गत शेयर का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, अगर हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो जो हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ के अंतर्गत पर्सन सक्सेसर माना गया है, उत्तराधिकारी माना गया है, वह अपने उत्तराधिकारी होने का सक्सेशन सर्टिफिकेट सबमिट करवाएगा। अगर एक सर्टिफाइड विल तैयार की गई डिसीज्ड पर्सन के द्वारा, जिसे हम प्रोबेट कह रहे हैं, तो वह प्रोबेट की कॉपी या फिर कोई भी लेटर जो फिजिकल फॉर्म में रखे गए शेयर्स की एक्चुअल वैल्यू या फिर एक्चुअल ट्रांसमिशन के लिए हमारे जरूरी माना जाता है, ऐसे लेटर की नोटराइज कॉपी भी सबमिट करवानी होगी। बेसिक प्रोसीजर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर का जो प्रोसीजर है उसमें हमें डिफरेंट स्टेप को फॉलो करते हुए शेयर का ट्रांसमिशन करना है, जिसमें फर्स्ट वन स्टेप रहेगा कि ज्वाइंट शेयर होल्डिंग में जो सर्वाइवर्स हैं, जो जीवित व्यक्ति हैं, वह ट्रांसमिशन ऑफ शेयर के लिए अप्लाई करेंगे और इसके साथ साथ वे डेथ सर्टिफिकेट डिसीज पर्सन का कि वो उत्तराधिकारी हैं इसे साबित करने के लिए सक्सेशन का सर्टिफिकेट या विल के अंतर्गत उन्हें यह शेयर का ट्रांसमिशन होना चाहिए, तो प्रोबेट की भी एक कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके सबमिट करवानी होगी। अगर एक सिंगल शेयर होल्डिंग का केस है जहाँ पे डिसीज पर्सन के पास ही सभी शेयर्स थे और वह शेयर्स जो है उसकी डेथ के बाद लीगल हेयर्स के पास जाने हैं, तो वह लीगल हेयर या फिर कानून के कार्यशील होने पर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जिस भी व्यक्ति को ट्रांसमिशन ऑफ शेयर का हकदार माना जाए, वह व्यक्ति एप्लीकेशन फाइल करेगा, जिसके साथ साथ वह डेथ सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट, प्रोबेट की कॉपी के साथ ये एप्लीकेशन फॉर्म एक कंपनी सेक्रेटरी के नाम सबमिट करेगा। सेकंड वन स्टेप रहेगा कि जैसे ही उसने यह डॉक्यूमेंट्स व फॉर्म कंपनी के पास सबमिट कर दिया है, तो कंपनी डेथ सर्टिफिकेट के पर्टिकुलर्स को रिकॉर्ड करेगी और एंट्री रिकॉर्ड करने के बाद वह एक रेफरेंस नंबर अलॉट करेगी शेयर होल्डर को, ताकि वह इन फ्यूचर वह व्यक्ति कंपनी के साथ कोर्सपोंडेंस करते टाइम वह रेफरेंस नंबर के बिहाफ पर कोर्सपोंडेंस कर सके। नेक्स्ट वन स्टेप में जो डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं कंपनी के पास, कंपनी के द्वारा उन्हें रिव्यू किया जाता है, उन डॉक्यूमेंट्स को उन्हें वेरीफाई किया जाता है कि वे डॉक्यूमेंट्स सही हैं कि नहीं, और जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं और एक कंपनी उन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बाद यह डिसाइड करती है कि इन डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, तो ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट को कंपनी अप्रूव कर देगी और वह पर्सन जो एज ए लीगल हेयर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव या एज ए सर्वाइवर अप्लाई कर रहा था शेयर ट्रांसमिशन के लिए, और उसका ट्रांसमिशन रजिस्टर कर लेगी। और एक कंपनी अगर इस ट्रांसमिशन को मना करना चाहती है, रिफ्यूज़ करना चाहती है, तो जैसे ही ट्रांसमिशन ऑफ शेयर के लिए कंपनी को इंटीमेट किया गया, उसके विद इन 30 डेज वह कंसर्न पर्सन को रिफ्यूज़ कर सकती है शेयर ट्रांसमिशन करने के लिए। तो यह कम्युनिकेशन कंपनी के द्वारा उस पर्सन के पास 30 दिन के अंदर पहुंच जाना चाहिए और वह 30 दिन एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद माने जाएंगी। नेक्स्ट वन स्टेप की अगर हमने ट्रांसमिशन को रजिस्टर कर दिया उस पर्सन के नाम जिन्होंने ट्रांसमिशन के लिए अप्लाई किया था, तो डिविडेंड डिक्लेयर करने का रहता है। डिविडेंड डिक्लेयर में
जैसे ही एक शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है, तो एक शेयर होल्डर की डेथ से पहले डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है तो वह लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे किया जाएगा। लेकिन जो डिविडेंड एक पर्सन की डेथ के बाद डिक्लेयर किया गया है, तो उसे जो है एक पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जैसे ही उसका नाम का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद ही पे किया जा सकता है। और जब तक यह रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कार्यवाही पूरी नहीं होती है, तो इट हैज़ टू बी केप्ट इन अबेयंस। इसे आगे के लिए जो है बढ़ाया भी जा सकता है, इस टाइम पीरियड को सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो वह सस्पेंशन पीरियड में की जाए या नहीं, यह कंपनी द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि एक पर्सन का प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही उसे डिविडेंड एक डिसीज पर्सन की डेथ के बाद का दिया जा सके। It's all about transmission of share. I hope you like it. Thanks.